तो वही प्रस्तावित नई टाउनशिप नीति को लेकर एक बड़ी खबर है। दरअसल नीति के प्रारूप को यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने मंजूरी दे दी है। इस नई नीति में फेज वाइज डेवलपमेंट का प्रावधान किया गया है और इसी की तरह शहर के किसी भी हिस्से में टाउनशिप विकास की मंजूरी नहीं दी जाएगी। निकाय की अधिकृत कमेटी चरणबद्ध विकास के लिए क्षेत्रों को चिन्हित बाकायदा करेगी और नगरीकरण योग्य सीमा में विभिन्न दिशाओं में क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा और इन्हें चिन्हित क्षेत्रों में टाउनशिप जो है वो मंजूर की जा सकेगी। जब इस क्षेत्र के 75% एरिया को आउट प्लान के तहत मंजूर किया जाएगा और उसी दिशा में अगला क्षेत्र टाउनशिप विकास के लिए खोला जाएगा। पेयजल और विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता, संभावना, मास्टर प्लान, रोड नेटवर्क, मौजूदा एरिया से नजदीकी क्षेत्र की विकास क्षमता कारकों के आधार पर इसका चयन होगा। चरणबद्ध विकास के लिए क्षेत्र का चयन किया जाएगा। जरूरी है क्योंकि मास्टर प्लान के तहत और ऐसे क्षेत्र के विकास की जो क्षमता से जुड़े हुए कारक है उन्हीं के आधार पर इसका चयन किया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से क्षेत्र के विकास के लिए चयन होगा। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपसे जानकारी चाहेंगे क्योंकि जब हम बात करते हैं विजन की और विजन के तहत विकास की बात और वो भी चरणबद्ध तरीकों के जरिए, इस नई नीति के दौरान जिसे मंजूरी अब मिली है इसमें क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह से ये आगे बढ़ेगी? अभिषेक, देखिए जेती, जो नई टाउनशिप नीति लागू की जाने वाली है उसका प्रारूप भी जो है नगरीय विकास विभाग ने कुछ देर पहले अपनी साइट पर डाल दिया है। इस जो ये नीति लाई गई इसका उद्देश्य यही है कि जो 10 हेक्टेयर से कम की जो छोटी टाउनशिप स्कीम आती है उनको हतोत्साहित करना और बड़ी स्कीम लेके आना, और अगर छोटी स्कीम अगर लाई जाती है तो उनके लिए पानी, बिजली की आपूर्ति और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को सुनिश्चित करना है। यही कारण है कि फेज वाइज डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें लाया गया है। जो भी संबंधित निकाय होगा, चाहे वो अथॉरिटी हो चाहे यूआईटी हो, वो एक जो है एक एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे और जो एरिया का आइडेंटिफिकेशन होगा वो विभिन्न कारकों से होगा कि उसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, वहाँ बिजली पानी की क्या उपलब्धता है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है और जो विकसित इलाका ऑलरेडी उसके नजदीक है उससे उसकी कितनी दूरी है, उस लिहाज से तय होगा। और उसके बाद उसका केवल उसी एरिया में जो डेवलपर है वो टाउनशिप ला सकेंगे। जब उस एरिया की करीब 75% क्षेत्र का लेआउट प्लान जो अप्रूव हो जाएगा उसके बाद अगला एरिया खोला जाएगा। तो एक बड़ी बात इसमें की गई है और इसमें जो टाउनशिप पॉलिसी है इसमें इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल टाउनशिप का भी प्रावधान रखा गया है। ये जो इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल टाउनशिप है इस पर यह बाध्यता लागू नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि जो IRT है, इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल टाउनशिप, इस पर ये फेज वाइज डेवलपमेंट इलाके की बाध्यता लागू नहीं होगी। यह शहर के किसी भी हिस्से में लाई जा सकती है, लेकिन इसके मानक तय किए गए हैं कि जैसे जयपुर की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल टाउनशिप 40 हेक्टेयर से कम नहीं होगी। अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर और जो शाहजहांपुर, नीमराड़ा, बहरौर का जो अर्बन कॉम्प्लेक्स है इन जैसे शहरों की बात करें तो वहां पर 20 हेक्टेयर से कम भूमि पर जो है ऐसी टाउनशिप नहीं लाई जा सकेगी। और उसके अलावा जो अन्य छोटे शहर हैं वहां 10 हेक्टेयर से कम की टाउनशिप नहीं लाई जा सकेगी। तो इसके एक मानक तय किए गए। साथ ही ये भी शर्त लगाई गई है कि ये जो इंटीग्रेटेड टाउनशिप आएगी इसमें 20 से लेकर 40% जो भूमि है वो ग्रुप हाउसिंग के लिए रखनी होगी, उस पर ग्रुप हाउसिंग डेवलप करनी होगी। जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जो ये भिवाड़ी और आपका जो SNB का जो अर्बन कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर ये मानक 40% रखा गया है। मतलब टाउनशिप की जो कुल भूमि है उसके 40% पर ग्रुप हाउसिंग स्कीम डेवलप करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो मध्यम दर्जे के शहर हैं वहाँ पर ये मानक 30% रखा गया है और जो अन्य छोटे शहर हैं वहाँ ये मानक 10% रखा गया है। तो इस तरह से अलग अलग ये मानक रखे गए हैं और इसमें यह भी तय किया गया है कि जो इंटीग्रेटेड टाउनशिप लाई जाएगी तो उसमें विकासकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि उस टाउनशिप तक संपर्क सड़क क्या होगी और वहां पर बिजली पानी की आपूर्ति किस तरह से होगी। तो ये सुनिश्चितता जो है डेवलपर को करनी पड़ेगी, तभी वो इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल टाउनशिप ला सकेगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल टाउनशिप के लिए बाध्यता नहीं रहेगी। डेवलपर जिसके पास इतनी जमीन होगी जो ग्रुप हाउसिंग की शर्त पूरी करेगा और जो अपने स्तर पर संपर्क सड़क और बिजली पानी की उपलब्धता लाएगा उसको ये जो है इंटीग्रेटेड टाउनशिप अलाउ की जाएगी किसी भी इलाके में। और बड़ी बात जयती इसमें यह भी है कि इस टाउनशिप के लिए बाकायदा स्टेट लेवल इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई जाएगी जो कि यूडीएच मंत्री की अध्यक्षता में बनेगी। इस कमेटी में जो यूडीएच है उसके सचिव, LSG के सचिव,
जल संसाधन विभाग के सचिव और ऊर्जा विभाग के सचिव इसमें मौजूद रहेंगे। साथ ही जो डेवलपर्स एसोसिएशन है उसके 2 प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे और मुख्य नगर नियोजक को इस कमेटी का सदस्य सचिव बनाया गया है। इस कमेटी का ये काम होगा कि ये नीति के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग और इसको रिव्यू करने के बारे में बड़े डिसीजन ले सकेगी। ऐसा कोई मामला आता है जिसमें टाउनशिप के प्रावधान लागू नहीं हो पाते तो उनके बारे में भी ये जो हाई पावर कमेटी ये डिसाइड कर सकेगी। और इसमें जो नगर नियोजन विभाग है उसको जो है स्टेट लेवल एजेंसी बनाई गई है टाउनशिप पॉलिसी के लिए, टाउनशिप पॉलिसी के एग्जीक्यूशन के लिए नगर नियोजन विभाग को एक स्टेट लेवल एजेंसी बनाई गई है। और जैती इस पूरे जो टाउनशिप नीति जो लाई जा रही है उसका उद्देश्य यही है कि अगर कोई आम आदमी कहीं प्लॉट लेता है तो उसको पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, बिजली पानी की सुविधा मिले, तो उसको फोकस करते हुए जैसे अन्य राज्यों में फेज वाइज डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वैसा ही कॉन्सेप्ट राजस्थान में लागू करने की तैयारी है। इसके लिए आपत्ति सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रारूप जारी कर दिया है। इस पे विभिन्न स्टेक होल्डर्स जो है अपने आपत्ति सुझाव मुख्य नगर नियोजक को दे सकेंगे। उसके बाद इन आपत्ति सुझावों का मिलाकर परीक्षण काफी सोच समझ कर केस सामने लाया गया और विजन जो है वो काफी क्लियर है, विकास का विजन है, लेकिन साथ ही साथ एक प्रोसीजर के तहत। शुक्रिया अभिषेक इस पूरी बातचीत के लिए।